आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हमारा जो चैप्टर है वो है पहला हड़प्पा सभ्यता वाला, और इसका पार्ट 4 है, यानी कि लास्ट पार्ट है। इस पार्ट में चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखते हैं टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक आज के हमारे इस वीडियो का है वो है मुहर और मुद्रांकन, यानी सील एंड सीलिंग्स। तो देखिए यहाँ पे आपने मुहर वगैरह आपने बहुत बार देखी होगी, और बहुत सारे काम में हमें मुहर लगवानी पड़ती है। जैसे मान लीजिए आप अपने स्कूल का आई कार्ड भी बनवाते होंगे तो उसमें भी स्टंप लगवाते होंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से मुहर होती है आज के समय में, ठीक है। ये वर्तमान के समय में कुछ इस प्रकार से मुहर होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं आज से लगभग 5000 साल पीछे चला जाऊं मैं, और लगभग 4700 साल पीछे जाके अगर मैं देखूं हड़प्पा सभ्यता की अगर मैं बात करूं, तो क्या इस प्रकार की मुहर होती थी उस समय में? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं होती थी। तो उस समय में भी मुहर होती थी, लेकिन वो इस प्रकार की नहीं होती। तो फिर कैसी होती थी? तो आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए ये मुहर लगाई हुई है। आप एक बार ध्यान से देखिए, यहाँ पे दो इमेज मैंने आपको दे रखी है। देखिए एक पहला चित्र आपके सामने ये है, आपको ये मुहर दिख रही है, और दूसरा आपको ये दिख रही है, ये हड़प्पाई मुहर है, ठीक है। इस प्रकार से मुहर लगाई जाती थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बन जाएगा कि आखिर ये जो मुहर थी वो क्यों लगाई जाती थी, इसके पीछे कारण क्या होता था, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो देखिए मुहर और मुद्रांकन का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्क को आसान बनाने के लिए होता था। अब देखिए मान लीजिए कि आपको कहीं जाना है लंबी दूरी पे, और आपको अपने साथ कुछ सामान लेकर जाना है, तो ऐसे में ये मुहर और मुद्रांकन का इस्तेमाल उस समय में होता था, यानी उस समय का कोई व्यक्ति जाए तो। एग्जाम्पल आपके सामने देता हूं, आपको यहां से समझ में आएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहीं पे जा रहा है और सामान कुछ उसने अपना सामान रख रखा है अपने साथ, एक थैला ले रखा है, उस थैले में उसने कुछ सामान रख रखा है। तो क्या किया जाता था, जब किसी थैले में किसी सामान को अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पे मान लो पहुंचाना हो किसी व्यक्ति के द्वारा, या फिर मतलब एक व्यक्ति ही बहुत सारा सामान ले जा रहा हो कई सारे थैलों में, तो वो क्या करते थे, जैसे मान लो ये थैला है, ठीक है, इस थैले के अंदर खूब सारा सामान रख दिया, बाद में इसका जो मुंह होता था इसको बांध दिया जाता था, ठीक है। इसको मुंह को किसी रस्सी वगैरह से बांध दिया जाता था। उसी जगह पे क्या करते थे, गीली मिट्टी लगा देते थे। गीली मिट्टी लगा देते थे तो वो बिल्कुल गीली होती थी, उसमें क्या करते थे, सील लगा देते थे। यानी कि ये जो मुहर आप देख रहे हो, स्टंप आप कह सकते हो, सील कह सकते हो, तो सील लगा दी जाती थी उस गीली मिट्टी पे। जैसे ही उस गीली मिट्टी पे सील लगाई जाती थी तो उस पे वो छाप छोड़ देता था, यानी कि उस पे छप जाता था, ठीक है। और जब वो मिट्टी सूख जाती थी तो उस पे छपा रह जाता था। और ये सामान मान लो कि 500 किलोमीटर की दूरी पे पहुंचाना है, तो जब जहां से स्टार्ट हुआ है वहां पे वो सारी चीजों को पैक करके बिल्कुल अच्छे से सील लगा दी है। अब 500 किलोमीटर के बाद अगर वो सील वैसी की वैसी लगी है, मिट्टी उस पे लगी हुई है, मिट्टी के ऊपर सील लगी हुई है, तो समझ लीजिए कि उस सामान को किसी ने छुआ नहीं है, उसको किसी ने मतलब उसको खोल के अंदर कुछ छेड़खानी नहीं की है। तो इस प्रकार से उसको सुरक्षित एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए भी ये सील और मुहर का इस्तेमाल किया जाता। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि किसी सामान से भरे थैले को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब भेजा जाता था तो उसकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाता था। और थैले के मुख पर क्या करते थे, रस्सी बांध देते थे, और रस्सी बांधने के बाद क्या करते थे, उस पर गीली मिट्टी, यानी कि उसके मुख पे थोड़ी सी गीली मिट्टी को जमा कर उस पर मुहर लगा दी जाती थी, यानी उस पर सील लगा दी जाती थी, ठीक है। जिससे क्या होता था कि वो जो गीली मिट्टी होती है उस पे मुहर की छाप पड़ जाती है। मान लो आप किसी गीली मिट्टी पे कोई कोई खुरदरी चीज या किसी भी तरह की चीज उस पे दबा के रखोगे तो वो चीज उस पे छप जाएगी, तो यहाँ पे भी वैसे ही छाप पड़ जाती थी। यदि थैला अपने गंतव्य स्थान, यानी जहां पे डेस्टिनेशन है उसकी, जहां पे भी उसको पहुंचना है, वहां पे पहुंचने से पहले उस पर बनी मुहर यानी सील, यानी जो मुहर का निशान उस पर बना हुआ है, उस पर कोई नुकसान नहीं पहुंचा, तो इसका अर्थ ये समझ लीजिए आप कि उस थैले से किसी ने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, उस थैले से किसी ने कोई सामान निकालने की कोशिश नहीं की है। वरना देखिए अब क्या होगा, मान लो किसी व्यक्ति ने अगर सिंपल रस्सी बंधी हुई है तो वो रस्सी को खोल भी सकता है, उसमें से कुछ सामान थोड़ा बहुत निकाल सकता है और बाद में फिर रस्सी बांध देगा। तो सामने वाले को कैसे पता लगेगा कि भाई उसमें कुछ छेड़खानी हुई या नहीं? अगर उस पर सील लगी होगी तो सील को देखकर पता लग जाएगा भाई कि अगर छेड़ा है उसे, उसमें से कुछ निकाला गया है, तो क्लियर पता लग जाएगा। तो इसलिए ये किया जाता था। और मुद्रांकन से प्रेषक की पहचान का भी पता लगता था, यानी कि जो भेजने वाला है उसके बारे में भी पता लग जाता था, उसकी पहचान के बारे में। जैसे आज के समय में आप देखते हो अलग अलग तरह की मोहरें होती हैं। स्कूल की आप देखोगे अलग मोहर होगी, किसी सरकारी दूसरे दफ्तर की स्टंप देखोगे वो अलग होगी। ऐसे अलग अलग तरह की सील होती है आज के समय में, ठीक है। तो वहां पे भी जो प्रेषक होते थे, भेजने वाले जो भी है, उनकी भी अलग अलग सील होती थी अलग अलग तरह से, तो वो उसी तरीके से उस पर मुहर जो थे वो लगा देते थे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे मुहर वाला जो टॉपिक है समझ में आ गया होगा। तो एक बार आप फिर से चित्र को देख लीजिए।
अगले टॉपिक पे जाने से पहले ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये गीली मिट्टी या कुछ मिट्टी टाइप का ही लग रहा है देखने में। इस पे कुछ ये जो कोई जानवर बना हुआ है, ये एक तरह से सील है, ऊपर मछली वगैरह बनी है, किसी गीली उस पे उसको रख दिया था, दबा दिया था, बाद में उसको हटा लिया गया, तो सूखने के बाद कुछ इस प्रकार से हो जाती है। ठीक है, कुछ मिट्टियों पे, पत्थर पे या किसी अन्य चीज़ों पे भी ये सील जो थी लगाई जाती थी। तो ये मुहर वाला टॉपिक हो गया। इसके बाद लिपि वाला, देखिए ये जो लिपि वाला क्वेश्चन है ना, आपको पहले बता रहा हूँ, ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो लिपि वाला काफ़ी ज़्यादा है, पेपर में कई बार पूछा गया है। तो हड़प्पाई लिपि जो है, स्क्रिप्ट जो है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो देखिए जैसे आज के समय में हमारी जो हिंदी भाषा है उसकी जो देवनागरी लिपि होती है, उसमें क्या होता है, उसमें वर्णमाला होती है, हम पढ़ते हैं अ ई इस तरीके से हम पढ़ते हैं। ठीक है, क ख इस तरीके से। लेकिन क्या हड़प्पाई जो लिपि थी उसमें भी इस तरीके की वर्णमाला होती थी, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आंसर होगा ऐसी लिपि, मतलब जैसे हमारी वर्णमाला होती है ऐसी वर्णमाला जो थी इनके में नहीं होती थी। इनकी जो लिपि होती थी वो कैसी होती थी, चित्रात्मक होती थी, यानी कि उसमें चित्र होते थे। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए सबसे ऊपर कोने में एक इमेज है, एक चित्र है, आप इसे देखिए। ये आपको कुछ चित्र दिख रहे हैं, ये देखिए कैसे कैसे अजीब अजीब से चित्र हैं। अब इन चित्रों का कुछ मतलब है, इन सभी चित्रों का कुछ मतलब है, क्योंकि भाई ये उनकी लिपि है। अब हमारी वर्णमाला की तरह नहीं है जो हम इसको समझ पाए। ठीक है, लेकिन उनकी लिपि है तो भाई वो समझ जाते होंगे, पर इसको आज तक नहीं पढ़ा गया है, कोई इसको पढ़ नहीं पाया है कि ये लिपि क्या है, इसको मतलब डिकोड नहीं किया जा कर पाया है, कोई इसको पढ़ नहीं सका है, तो ये समस्या है। तो देखते हैं हड़प्पा लिपि की कुछ विशेषता। हड़प्पाई लिपि जो है वो चित्रात्मक लिपि है। ठीक है, चित्र है इसमें, और इस लिपि में चित्र जो है या जो चिन्ह जो है उसकी संख्या जो है माना जाता है कि 375 से लेके 400 के करीब इसमें चित्र पाए गए हैं। ठीक है, यानी कि देखो वर्णमाला में कितने अक्षर होंगे, 26 होंगे। ठीक है, या ज़्यादा से ज़्यादा किसी दूसरे देश की वर्णमाला होगी या कोई दूसरी लैंग्वेज होगी 30 होंगे, 50 होंगे। अब 400 500 तो होंगे नहीं, लेकिन चित्रात्मक लिपि में भाई हो सकता है इसमें इतने ज़्यादा रहते हों। ये लिपि जो है ये दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, जैसे कि हम हिंदी लिखते हैं तो हम हिंदी में क्या करते हैं, जैसे मान लो ये पेज है, मैं आपके सामने बना दूं, ये पेज है इतना। ठीक है, तो इधर की साइड से हम लिखना शुरू करते हैं, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट, और इधर दूसरी साइड को क्या बोलते हैं, राइट। यानी हम लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते हैं, चाहे हम हिंदी भाषा लिखें चाहे हम इंग्लिश लिखें, तो हम लेफ्ट से राइट लिखते हैं। लेकिन उर्दू भाषा जो होती है, उर्दू को हम लिखते हैं राइट से लेफ्ट की तरफ। ऐसे ही हिब्रू भाषा जो होती है वो भी हम लिखते हैं राइट से लेफ्ट की तरफ। इसी प्रकार से ये जो हड़प्पाई जो चित्रात्मक लिपि थी, ऐसा माना जाता है कि ये भी राइट से लेफ्ट की तरफ लिखी जाती थी, यानी कि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, राइट से लेफ्ट की तरफ लिखी जाती थी। हड़प्पा लिपि जो थी एक रहस्यमयी लिपि है, और क्वेश्चन ये भी बनेगा कि इसको रहस्यमयी लिपि क्यों कहा जाता है। तो इसको रहस्यमयी लिपि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको आज तक पढ़ा नहीं गया है, यानी कि इसको आज तक पढ़ नहीं पाए विद्वान, इसीलिए एक रहस्यमयी लिपि हमारे सामने आज भी बनी हुई है। तो ये कुछ इसकी विशेषताएं थी, और क्वेश्चन जो ज़्यादातर आते हैं यहाँ से, तो आप इसे ध्यान से देखिए। अब देखिए हड़प्पा से कुछ मुहरें मिली हैं। ठीक है, कुछ यहाँ से तांबे के औजार मिले हैं, सॉरी यहाँ पे हजार टाइप हो गए, इसे औजार कर देते हैं। ठीक है, तांबे के औजार मिले हैं, आभूषण मिले हैं, मिट्टी के बर्तन वगैरह मिले हैं, तो उस पे भी कई जगह लिपि में लिखावट मिली है। और जहाँ पे लिपि कैसी थी, इनकी चित्रात्मक थी। अब चित्रात्मक लिपि होने के कारण इसको समझा नहीं जा सका है। ठीक है, तो ये आपके सामने यहाँ पे दोबारा से मैंने बता दिया। तो ये लिपि हो गया। अब हमने यहाँ पे मुहर पढ़ लिया, लिपि पढ़ लिया। अब चलिए बाट के बारे में पढ़ लेते हैं। पाठ जो है ये क्या है, देखिए आज के समय में बटखरे बोलते हैं ना हम, जिसे बटखरे, हम जाते हैं, मान लीजिए आपको कोई सामान लेना है, आप जैसे मान लो दुकान पे जाते हो, आप चावल खरीदने जा रहे हो, आप बोलोगे भाई मुझे 2 किलो चावल दे दो, तो वो क्या करेगा, आपको बटखरे से तौल के देगा। वैसे आज के समय में तो डिजिटल वो आ गया है, कांटा या तराजू, उसमें तो बाट की भी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जो नॉर्मल तराजू होते हैं उसमें बाट रखे जाते हैं। तो वो बाट का मेन काम क्या होता है, वजन को तौलना। तो उस समय भी विनिमय जो होता था, व्यापार होता था, एक्सचेंज वगैरह जो होता था, उसमें जो बटखरे होते थे उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता था। देखिए आप यहाँ पे, आपके सामने कुछ बटखरे हैं, इसको देखिए ध्यान से, बिल्कुल सिंपल है, एकदम प्लेन है, घनाकार है। ठीक है, साइज जो है इनका घनाकार है। और अब देखिए इसके बारे में बताते हैं। तो ये जो बाट होते थे ये चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। ठीक है, बाट जो थे वो चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। अब आज के लिए आपके लिए कमेंट के लिए पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ कि बाट जो है हमने पढ़ लिया चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे, तो हड़प्पा की जो मुहर थी वो किस पत्थर से बनाई जाती थी, क्या आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं? जल्दी से आप जब भी वीडियो को देखेंगे तुरंत ही कमेंट में इसका आंसर देने का प्रयास करें।
तो बाट जो है वो चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। छोटे बड़ों का प्रयोग आभूषण छोटे बाटों का प्रयोग आभूषण और मनकों को तौलने के लिए किया जाता था, क्योंकि जो आभूषण या मनके होंगे, छोटी छोटी चीजें होंगी, उसके लिए बहुत छोटे बाट इस्तेमाल में लाए जाते थे। धातु से बने तराजू के पल्ले भी मिले हैं, यानी तराजू जो होता है आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार से तराजू जो होता है उसके पल्ले मिले हुए हैं, ठीक है, धातु से बने हुए। और ये बाट जो थे देखने में बिल्कुल साधारण होते थे और इनमें किसी भी प्रकार का कोई निशान वगैरह नहीं बना होता था और ये घनाकार होते थे, ठीक है। और माप वगैरह की बात करें तो आपको कुछ इस प्रकार से मिले हैं 1 2, फिर उसका दुगना 4, फिर 8, कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बाट से रिलेटेड। अब देखते हैं इसके आगे क्या इंपॉर्टेंट हमारा हो सकता है टॉपिक। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे हमारे सामने ये भी बनेगा कि हड़प्पा सभ्यता जो थी, इतनी विशाल सभ्यता थी, बड़े क्षेत्र में फैली हुई सभ्यता थी और यहाँ से बहुत मतलब व्यवस्थित तरीके से सब कुछ मिला है, जैसे कि यहाँ पे यहाँ के जल निकास प्रणाली हो या यहाँ पे व्यापार हो, कृषि हो, रहने के लिए जो मकान हो या फिर स्नानागार वगैरह, जो भी बहुत मतलब बेहतरीन था। तो ऐसे में ही एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि या हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता जो थी, यहाँ पे शासन कैसा था? क्या यहाँ पे कोई एक राजा शासन करता था या यहाँ पे कई सारे राजा शासन करते थे? मतलब क्या सिस्टम रहा होगा यहाँ का, इसको लेकर बहुत सारा क्वेश्चन है। तो देखिए, इतिहासकारों को अधिक जानकारी नहीं मिल पाई है क्योंकि जो लिपि है उसको पढ़ा नहीं जा सका है और जो साक्ष्य हैं वो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पे अनुमान लगाया गया है, पर कंफर्म नहीं पता लग पाया है कि मतलब कैसा शासन वहाँ पे रहा होगा। तो इतिहासकारों ने कुछ अंदाजा लगाया है, कुछ अनुमान लगाया है और उसके आधार पे बताया। तो देखते हैं, कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार का शासन था, ये हमारे लिए बन जाएगा क्वेश्चन। तो इसके बारे में अधिक जानकारी जो थी वो नहीं प्राप्त हुई है। संभवतः ऐसा माना जाता है कि हड़प्पाई समाज में जिसका भी शासन रहा होगा, ठीक है, किसी ने भी शासन किया हो, उसने जटिल फैसले लिए होंगे और उसको लागू भी करवाया होगा। जटिल फैसले क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि देखिए, बिल्कुल जो भी था प्लानिंग के तहत था। हमने पहले पार्ट में पढ़ा था, पार्ट 1 अगर आपने देखा हो तो मैंने बताया था कि पहले गलियां बनाई गई थी, उसके अगल बगल में नालियां थी, ठीक है, नालियां, उसके बाद फिर मकान बनाए गए थे, आपको याद आ जाएगा। फिर दूसरा क्या था, मकान जो थे इतने बेहतरीन थे, नक्शे के मतलब बिल्कुल प्लानिंग के तहत बनाए गए थे, प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता था यहाँ पे, आपने ये पढ़ा था। फिर बड़ा स्नानागार मिला है, बड़े अन्नागार मिले हैं, बड़े गोदाम वगैरह मिले हैं, तो यहाँ पे आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो इन सब चीजों को देखकर, जल निकास प्रणाली को देखकर, व्यवस्था को देखकर, क्या आपको नहीं लगता कि मतलब यहाँ पे जो भी मतलब शासक रहा होगा उसने बहुत जटिल फैसले लिए होंगे और उसको अच्छे तरीके से लागू करवाया होगा, तभी जाके इतनी बेहतरीन व्यवस्था यहाँ पे बन पाई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये अंदाजा लगाया गया है। आगे देखिए, कहते हैं कि क्योंकि हड़प्पा की जो पुरा वस्तुएं हैं, यानी हड़प्पा से मिली हुई जो पुरा वस्तुएं हैं, उसमें एक रूपता दिखाई देती है। यानी कि देखिए, जैसे मान लो कि हड़प्पा में जो मुहर मिली थी वो और जो मोहनजोदड़ो में मुहर मिली थी वो बिल्कुल सेम थी, ठीक है। जम्मू में, कश्मीर, मांडा वगैरह की तरफ ईंटें मिली थी और जो गुजरात के लोथल साइड में ईंटें मिली थी वो बिल्कुल सेम थी। पाकिस्तान के अगर आप बलूचिस्तान या सूतगेंडकोर जो आप लास्ट वाला हिस्सा देखोगे, वहाँ की जो कुछ मतलब वहाँ पे पुरा वस्तुएं मिली हैं, और आलमगीरपुर अगर आप यूपी की तरफ आओगे तो वहाँ पे जो वस्तुएं मिली है वो लगभग एक जैसी थी। यानी कि पूरी सभ्यता, यानी बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई सभ्यता थी उस समय की। अगर हम बात करें, वर्तमान समय में बात करें तो ये 3 देशों में फैली मानी जाएगी, ठीक है, लेकिन उस समय में भारत पाकिस्तान एक ही होता था, तो आप ये समझ सकते हैं। यानी कि इतने बड़े क्षेत्रफल में फैली हुई ये सभ्यता और हर जगह से लगभग जो भी सामान मिल रहा है वो एक जैसा ही मिल रहा है, तो एक रूपता थी। तो इसका मतलब वहां पे शासन जो रहा होगा, जिसका भी रहा होगा, वो बहुत बढ़िया रहा होगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, मुहर, बाट, मनके, ईंट, ये जहां अलग अलग स्थान से मिले हैं लेकिन सब में बिल्कुल एक रूपता थी, यानी एक जैसे थे बिल्कुल देखने में, ठीक है। यानी कि जैसे कि मान लो पाकिस्तान वाले जो हड़प्पा वाले स्थान है, वहां से जो ईंटें मिली उसका भी कलर, साइज, आकार वगैरह सब कुछ सेम था, और जो गुजरात के लोथल से ईंट मिली वो भी बिल्कुल समान आकार की थी। एग्जाम्पल के तहत बता रहा हूं आपको, ठीक है, एक रूपता थी। इसके बाद देखिए, संभवतः ईंट का उत्पादन केवल एक केंद्र पर नहीं होता होगा, यानी अंदाजा लगाया गया ऐसा कि ईंट जो बनाई जाती थी वो केवल एक ही स्थान पे थोड़ी ना ईंट बनाई जाती होगी, क्योंकि देखिए, हड़प्पा सभ्यता हमने पढ़ा कि ये कुछ इस प्रकार से फैली हुई थी, ऊपर अफगानिस्तान, नीचे पाकिस्तान का हिस्सा, और फिर ऐसे करते हुए इधर
यहाँ पे आलमगीरपुर, यहाँ पे भारत में आके कश्मीर का मांडा, ठीक है, इधर अफगानिस्तान की तरफ, इधर पाकिस्तान की तरफ, मतलब इतने बड़े क्षेत्रफल में फैली हुई थी और ईंटें हर जगह से मिली है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि केवल मान लो इस जगह पे ईंटें बनाई जाती हो तो इस जगह से पूरी सभ्यता में ईंटें फैलाना बहुत मुश्किल होगा। तो ईंटें जो होंगी वो यहाँ भी बनाई जाती होंगी, इधर भी बनाई जाती होंगी, यानी अलग अलग स्थान पे इसको बनाया जाता होगा, ऐसा अनुमान लगाया गया है। हड़प्पा सभ्यता जो थी एक विशाल क्षेत्र में फैली हुई सभ्यता थी, फिर भी जम्मू, गुजरात, पाकिस्तान अधिकतर स्थानों पर एक ही आकार की ईंट प्राप्त हुई है। बिल्कुल मतलब हैरान करने वाली बात है। तो इससे ये पता लगता है कि मतलब सिस्टम जो भी रहा था वहाँ पे बहुत ही बेहतरीन था, तभी मतलब इतना बेहतर हो पाया, वो भी उस जमाने में जब मतलब इतनी सुविधाएं और इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, तब जाके मतलब इतना बेहतर था। अब देखिए हड़प्पाई शासक को लेकर पुरातत्वविदों में मतभेद है। अभी तो हमने अंदाजा लगाया है कि मतलब शासन जिसका भी रहा होगा बहुत अच्छा रहा होगा, पूरी व्यवस्था रही होगी, सोच समझ के फैसले लिए होंगे, तभी हर जगह एक रूपता पाई जा रही है। लेकिन यहाँ तक आपको नहीं समझना, इसके बाद असली कहानी शुरू होती है कि जो इतिहासकार हैं, जो पुरातत्वविद हैं, इन्होंने पुरातत्वविदों ने पुरावस्तुओं का जो अध्ययन किया, जो वहाँ की वस्तुओं का अध्ययन किया, उसके बाद जो निष्कर्ष निकाला या फिर इतिहासकारों ने जो उसको समझा, जो भी उसका मतलब निष्कर्ष निकाला, उसके आधार पे उन्होंने कहा कि अलग अलग मतलब विचारधाराएं सामने आई। कुछ इतिहासकार कुछ बातों को मानते हैं, कुछ इतिहासकार कुछ दूसरी बातों को मानते हैं, उनमें मतलब मतभेद पाए गए। मैं एग्जाम्पल के तहत आपको बताता हूँ। आपको ये पहले समझ लीजिए, इसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊंगा कैसे मतलब मतभेद है। तो देखिए एक ये कुछ मूर्ति मिली है हड़प्पा से, एक बार आप इसे ध्यान से देख लीजिए। प्रसाद तथा शासक, मोहनजोदड़ो में एक विशाल भवन मिला है, बहुत बड़ा भवन, जिसे प्रसाद की संज्ञा दी गई है, लेकिन यहाँ पे कोई भव्य वस्तु नहीं मिली। यानी मतलब ऐसा भी अंदाजा लगाया गया है कि ये जो विशाल भवन है, हो सकता है वहाँ पे कोई शासक रहता हो, कोई राजा रहता हो, लेकिन वहाँ से कोई भव्य वस्तु मिली ही नहीं। मतलब कुछ ऐसी चीज जिससे लगे कि सच में वहाँ पे राजा रहते थे। तो अंदाजा ही लगाया गया। केवल एक पत्थर की मूर्ति मिली है जिसको पुरोहित राजा के नाम दिया गया है, और लेकिन इसमें भी विश्वसनीय प्रमाण नहीं मिले हैं। यानी पत्थर की मूर्ति मिली, उसको नाम दे दिया गया ये राजा रहा होगा। ऐसा क्यों कहा इतिहासकारों ने? क्योंकि उनको मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में जानकारी थी, क्योंकि वहाँ पे राजा होते थे, ठीक है, वहाँ का सिस्टम उनको पता था। तो इसी के तहत इन्होंने अंदाजा लगा लिया, क्योंकि भाई देखो इस सभ्यता का व्यापार होता था उन सभ्यताओं से, मेसोपोटामिया वगैरह की सभ्यताओं से। तो ऐसे में अंदाजा लगा लिया गया यहाँ पर कि शायद ये जो मूर्ति वगैरह मिली है वो पुरोहित राजा की हो सकती है, ऐसे कुछ अंदाजा लगाया गया। कंफर्म नहीं है इतिहासकारों को, ये ध्यान रखें। अब मैं बात करता हूँ वहाँ पे अपने मुद्दे पे। मैंने अभी आपको कहा था कि जो पुरातत्वविद है उन पे ना थोड़ा सा विवाद है। किस बात को लेकर विवाद है? राजा को लेकर। तो देखिए सबसे पहली जो थिंकिंग है वो क्या है, इसे देखिए। कुछ पुरातत्वविद हैं वो कहते हैं कि हड़प्पा समाज में शासक नहीं थे, सभी की स्थिति समान थी। यानी इन्होंने तो बोल दिया कि कोई राजा ही नहीं था, यानी कि आप कह सकते हो कि कोई राजा ही नहीं था, ठीक है, सभी व्यक्ति समान स्थिति में थे, और इस प्रकार की इन्होंने विचारधारा रखी है। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा रहा होगा? इतनी जो बेहतर व्यवस्था है और बिना अच्छे शासन के क्या ये पॉसिबल हो सकती है? तो भाई मुझे तो नहीं लगता है। तो पहली वाली विचारधारा में तो हमें ज़्यादा नहीं मिला, दूसरी विचारधारा को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। दूसरी विचारधारा में आपको एक चीज़ समझनी है, ध्यान देना है कि ये क्या कहते हैं। जो सेकेंड नंबर के जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि कुछ पुरातत्वविद कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कोई एक शासक नहीं थे, बल्कि यहाँ पे एक से अधिक शासक थे। जैसे मोहनजोदड़ो का राजा कोई अलग था, ठीक है, हड़प्पा का राजा कोई अलग रहा होगा। ऐसे हम किसी अन्य नागेश्वर की तरफ जाते हैं, कोई अलग रहा होगा, चौंदड़ो जाते होंगे तो कोई अलग रहा होगा। मतलब ऐसे अंदाजा लगाया गया है। अभी देखिए पहले पुरातत्वविद जो थे उन्होंने क्या कहा कि कोई राजा ही नहीं है, किसी प्रकार का कोई राजा नहीं है, सभी की स्थिति बिल्कुल समान रही होगी। दूसरी तरफ के लोग क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, राजा हैं, बल्कि इन्होंने तो ये बोल दिया एक राजा नहीं है बल्कि एक से अधिक राजा रहे होंगे। तो ये इतिहासकारों की बात है। हो सकता है भाई ये थोड़ा इसमें फिर भी सच्चाई सी महसूस होती है कि ऐसा हो सकता है। अब तीसरी विचारधारा को भी आपको समझना है। कुछ इतिहासकार ये तर्क देते हैं कि ये एक ही राज्य था, यानी कि पूरा जो भी हड़प्पा जो भी मतलब क्षेत्र था, जितने भी बड़े हिस्से में ये फैला हुआ क्षेत्र था, ये पूरा का पूरा एक ही राज्य था। यानी कि एक ही राजा जो होगा, ऐसा शायद अंदाजा लगाया गया कि एक ही राजा शायद इसको पूरे को चलाता होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे संभवतः एक शब्द मिलता है, संभवतः। जहां पे भी संभवतः मिले तो आप समझ जाना कि मतलब कंफर्म उसके सोर्स नहीं मिले हैं। तो ये कहते हैं कि पूरा जो राज्य है एक ही राज्य था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के विशाल क्षेत्रफल होने के बाद भी
अलग अलग स्थलों से एक जैसी वस्तुएं मिली हैं, और एक जैसी वस्तुएं मिली हैं तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे प्रशासन जो रहा होगा एक व्यक्ति का रहा होगा, प्रशासन में जो व्यवस्था रही होगी वो एक जैसी रही होगी, निर्देश जो मिलते रहे होंगे वो एक जैसे मिलते रहे होंगे, तभी वहां पे सिस्टम इतना बेहतर था। तो ये कहते हैं कि अगर अलग अलग शासन होता तो हो सकता है सिस्टम अलग हो, यहाँ का राजा अपने अकॉर्डिंग काम करवाएगा, दूसरा राजा अपने अकॉर्डिंग काम करवाएगा, तो वहां की वस्तुएं अलग तरह की होंगी, यहाँ की वस्तुएं अलग तरह की होंगी, लेकिन यहाँ तो सब कुछ सेम जैसा मिल रहा है, एक जैसा। तो यहाँ पे मतलब दूसरी वाली जो यहाँ पे विचारधारा है पुरातत्वविदों की, वो भी सही नहीं लगती, लेकिन तीसरी थोड़ी सी सही लगती है कि हो सकता है ऐसा रहा हो। तो देखिए पुरावस्तुओं का मिलना, यानी विभिन्न स्थलों से पुरावस्तु जो मिली हैं वो लगभग लगभग एक जैसी थी। नियोजित बस्ती के जो सबूत मिले हैं कि जो बस्तियां बसाई गई थी वो बिल्कुल प्लानिंग के तहत, दुर्ग और निचला सहरा आपने देखा, फिर चार दीवारी को आपने पढ़ा, तो आप समझ गए होंगे कि पूरे प्लानिंग के तहत बसाया गया था। ईंटों का समान आकार, जहां से भी ईंट मिली है मतलब उनका जो साइज था वो साइज एक जैसा था, बिल्कुल आकार जो था एक जैसा था। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि शायद एक ही राज्य रहा होगा और राजा भी वहां पे एक ही रहा होगा। तो ये आपको राजा वाली जो विचारधाराएं हैं ये आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन है आपका है, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, या हड़प्पा सभ्यता कैसे खत्म हो गई, विनाश कैसे हो गया। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको हेडिंग दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, और इसको मैं आपको एक्सप्लेन बोल कर रहा हूँ, लेकिन आपको एक काम करना है, आप जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं आप इस हेडिंग को अपनी कॉपी पे लिखेंगे और इसका एक्सप्लेनेशन आप अपने शब्दों में लिखेंगे बेहतरीन, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं उसकी फोटो खींच के, ठीक है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे जाकर वहां पे मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हड़प्पा सभ्यता कैसे खत्म हो गई, यानी इतनी बड़ी सभ्यता, इतनी बेहतरीन सभ्यता, इतनी विशाल सभ्यता, आखिर ऐसा क्या हुआ जो उसका अंत हो गया। तो देखिए बाढ़ आना, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे बाढ़ आ गई, बाढ़ की वजह से सब तबाही फैल गई, मतलब लोगों के घर डूब गए, लोग मर गए, और वहां पे मतलब सिस्टम खराब हो गया, और ये जो सभ्यता थी वो पूरी की पूरी नष्ट हो गई बाढ़ के कारण। तो दूसरा कारण कहा जाता है कि सिंधु नदी का मार्ग बदलना। देखिए जो नदियां होती हैं हमारे लिए बहुत ही मतलब हेल्पफुल होती हैं, हमें नदियों से पानी मिल जाता है, हम सिंचाई में भी यूज कर सकते हैं, नदियां हमारे लिए एक तरह से वरदान है। लेकिन जब ये नदियां अपना मार्ग बदल लेना तो ये हमारे लिए वरदान की जगह अभिशाप बन जाती है। यानी कि जब कोई नदी अपना मार्ग बदल लेती है तो जहां पे भी वो जाती है वहां पे तबाही आ जाती है। मार्ग बदलने का मतलब समझ रहे हो, जैसे ये सिंपल जो नदी जा रही थी वो अगर वो वहां से उफन कर किसी दूसरे स्थान में चली जाए तो उसका पानी जो है वो हर जगह फैल जाएगा, और जो आसपास के गांव घर जो भी होंगे वो सब डूब जाएंगे। तो ऐसा माना जाता है कि सिंधु नदी ने अपना मार्ग बदल लिया, जिसके कारण ये सभ्यता जो थी नष्ट हो गई। तीसरा कारण क्या हो सकता है, कुछ जो पुरातत्वविद हैं वो कहते हैं कि भाई ऐसा हुआ होगा शायद कि भूकंप आया होगा, और भूकंप इतना तगड़ा आया होगा कि सब कुछ मतलब तबाह हो गया, ठीक है, ये कारण माना जा सकता है। एक कारण ये भी है, चौथा कारण, कि जलवायु परिवर्तन के कारण भी ऐसा होगा कि वनों की खूब कटाई करने लगे थे लोग और जलवायु परिवर्तन होने लगा था, शायद इस वजह से मतलब ये सभ्यता खत्म हो गई। तो कुछ जो इतिहासकार हैं वो ये भी मानते हैं कि आर्यों का आक्रमण, यानी कि जो आर्य आए थे वो आए थे, और आर्यों को लेकर बहुत अलग अलग तरह की बातें आती हैं, ठीक है, ये यहाँ से आए वहां से आए, कई तरह की बातें करी जाती है। तो लेकिन जो मेन माना जाता है वो मध्य एशिया माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मध्य एशिया से आए थे आर्य, और इन्होंने जो हड़प्पाई लोग थे उनको मजबूर किया वहां से जाने के लिए, ठीक है, ये यहाँ पे बस गए, ऐसा कहा जाता है। तो ये कुछ कारण बन जाएंगे हड़प्पा सभ्यता के, मैंने आपको एक्सप्लेन करा है, आप इसको बेहतरीन तरीके से लिखकर मुझे सेंड कर रहे हैं, बिल्कुल। अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। देखिए ये क्वेश्चन जो है कनिंघम का भ्रम, ये अभी चल रहा है 2020, और ये आया हुआ था 2018 के प्री बोर्ड में, ठीक है, ये प्री बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि कनिंघम कौन था, कनिंघम का भ्रम बताओ। तो क्वेश्चन में आपके सामने मैंने ले रखा है, आप यहां देख सकते हो। क्वेश्चन इस तरीके से था कि अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वो कौन था और कनिंघम का भ्रम क्या था, तो ये आपको बताना। तो देखिए अलेक्जेंडर कनिंघम कौन था, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण जो विभाग है उसके जो पहले डायरेक्टर जनरल थे उसका नाम जो था वो था कनिंघम, ठीक है, इसको सर अलेक्जेंडर कनिंघम कहा जाता था, और वैसे कनिंघम शॉर्ट में आएगा, पर पूरा नाम डालना चाहो तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम इसका नाम लगाया जाता था। तो ये क्या थे, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे, और
इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। अब यहाँ पे आपको पता लग गया कि ये कौन थे। अब इनके बारे में थोड़ा सा आपको समझना है कि इनको कुछ भ्रम हो गया था। वो भ्रम किस बात को लेकर हुआ था उसे समझना है, तो वो मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए। कनिंघम जो थे उन्होंने 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक खनन आरंभ किया और ये लिखित स्रोतों पर अधिक पसंद करते थे। यानी जो भी इनको लिखित में मिला हो, चाहे वो किसी यात्री के द्वारा मतलब कोई लिखा हुआ कुछ भी मिल गया हो, या फिर कहीं से कोई पुराने स्रोत, क्योंकि देखिए ये कब की बात चल रही है, ये बात चल रही है 19वीं शताब्दी। यानी कि देखिए 19वीं शताब्दी का मतलब 1900 मत लगाना भूल कर भी। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, 19वीं शताब्दी का मतलब 1900 लगा लेते हैं। 19वीं शताब्दी का मतलब होता है 1801 से लेकर, ठीक है, 1900 तक। तो ये एक तरह से हमारा 1801 से लेकर 1900 तक ये हमारा हो जाएगा 19वीं शताब्दी। और ये कह रहे हैं कि 19वीं शताब्दी के मध्य में लगभग बात है ये 1850 के बाद की। यानी कि 1850 के बाद में इन्होंने ये यहाँ पे खुदाई का काम शुरू करवाया था। ठीक है, और ये जो खुदाई वगैरह का काम शुरू करवाया था तो इनकी देखरेख में हो रहा था। ये ज़्यादातर किस चीज़ को पसंद करते थे, ये उन चीज़ों को पसंद करते थे जो लिखित स्रोत मिले। जैसे मान लो कोई चीनी यात्री कोई लिखित दे गया हो, ठीक है, और या फिर कोई भी मतलब लिखित में कोई भी साक्ष्य मिला हो, उस पर ज़्यादा भरोसा करते थे। इनको हड़प्पा सभ्यता के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज ही नहीं थी, क्योंकि इस समय तो हड़प्पा सभ्यता की खोज ही नहीं हुई थी, ये तो जानते ही नहीं थे इस बारे में, तो इसलिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। आखिर इनको भ्रम क्या हो गया था, आपको भ्रम समझना है। तो देखिए कनिंघम का भ्रम क्या है इसे समझिए। कनिंघम को क्या हुआ, एक बार एक अंग्रेज अधिकारी ने कनिंघम को एक हड़प्पा की मुहर दिखा दी। उन्होंने बोला देख भाई ये क्या चीज़ है, ये मुहर मुझे मिली है, बताओ जरा कि ये क्या है। तो भाई कनिंघम ने उस मुहर को बहुत ध्यान से देखा, बहुत अच्छे से समझा। देखने के बाद उसने क्या करा, वो उसे मतलब समझ में नहीं आया कि ये है क्या, मतलब ये कब की मुहर है, कितनी पुरानी मुहर है, कितनी प्राचीन है, वो ये नहीं समझ पाया। उसने क्या कर दिया, उसने एक अंदाजा लगा दिया, एक अनुमान लगा दिया, और उसका जो समय बताया कि ये इतनी पुरानी है, वो जो उसने समय बताया वो समय बता दिया जिसके बारे में वो जानता था। ठीक है, जिसकी उसे जानकारी थी उससे जोड़ दिया। जबकि ये मुहर जो थी उस समय से जो उसने बताया था उससे भी बहुत प्राचीन थी, यानी कि बहुत ज्यादा पुरानी मुहर थी, पर वो नहीं समझ पाई, यही उसका भ्रम था। तो देखिए कनिंघम को एक अंग्रेज ने एक हड़प्पा की मुहर दिखाई जिसको वो नहीं समझ पाया, उसने उसको एक गलत टाइम बता दिया। कनिंघम का मानना था कि जो भारतीय इतिहास है ना, उसका प्रारंभ जो हुआ है वो गंगा घाटी में पनपे जो शहर थे उनसे हुआ है। ठीक है, वो ये मानता था क्योंकि गंगा घाटी जो है वो हड़प्पा से काफी बाद में है, यानी गंगा घाटी के जो भी उस समय में जो शहर पनपे थे वहां से भारत के इतिहास को मानता है। लेकिन उसे इस बारे में पता ही नहीं था कि गंगा घाटी से भी के समय से भी पहले कोई सभ्यता भारत के अंदर थी, और वो प्राचीनतम सभ्यता में नाम आता है उसका, ये जानकारी उसे थी नहीं। उसे तो बस गंगा घाटी पता था, तो उसने बोला ये गंगा घाटी वाले टाइम की मुहर है, सीधी बात बता दी। तो जिस कारण वो हड़प्पा के महत्व को नहीं समझ पाया। लेकिन बाद में जब 1900, ये बात है 1921 के बाद की, 1921 में जब इसकी मतलब जानकारी प्राप्त हुई, और 1922 1924 में जाके मतलब जब उस पर अध्ययन हुआ, तब जाके पता लगा कि भाई वो जो मुहर कनिंघम को दिखाई गई थी वो गंगा घाटी की नहीं बल्कि उससे भी पहले यानी हड़प्पा सभ्यता की थी, बहुत प्राचीन थी। ठीक है, तो ये उसका भ्रम था। तो अब आपको ये समझ में आ जाएगा कनिंघम कौन था, और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कनिंघम को क्या भ्रम था। या आए हुए क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। अब देख लेते हैं एक और टॉपिक, उत्खनन की तकनीक। देखिए जो भी जमीन में मतलब खुदाई की जाती है और जमीन से जो भी मतलब पुरा वस्तुएं मिलती हैं उसकी एक तकनीक होती है। तो देखिए सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि जैसे मान लो जमीन है, ये जमीन की खुदाई की जा रही है, जमीन की खुदाई को जितना गहराई तक करेंगे यानी जितनी नीचे मिलेगी चीज वो उतनी ज्यादा प्राचीन मानी जाती है, ये तो आप जानते हैं। और जो चीज जितनी ऊपर मिलती है उसको उतना ज्यादा नवीन माना जाता है। मैं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाता हूं। आप यहाँ पे चित्र देखिए, ये देखिए ये एक जमीन है और ये इसकी परत है। ठीक है, जितना आप नीचे जाओगे खुदाई करते हुए, जितना नीचे जाओगे उतनी प्राचीन चीज आपको मिलेगी, और जितने ऊपर से आप खुदाई करके सामान निकालोगे जो भी आपको मिलेगा वो उतनी नई होगी। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ कैसे। मान लीजिए किसी स्थान पे कोई व्यक्ति रहता है,
तो 2 साल, 4 साल, 10 साल, जो भी मतलब वो उसके जो जो जमीन का लेवल है उस लेवल पे ही रहता होगा। फिर बाद में उस पर कभी रोड बनता है, नाली बनती है, कुछ भी बनता है, मलबा वगैरह डलता है, तो उसका जो ऊंचाई होती है वो बढ़ जाती है। फिर कुछ और साल रहते हैं, वो बढ़ती है धीरे धीरे, मतलब उस चीज को बढ़ाया जाता है, ऊंचाई बढ़ती जाती है। ठीक है, तो जितनी ऊंचाई पे कोई चीज मिलती है वो बिल्कुल नई मानी जाती है, यानी ज्यादा पुरानी नहीं मानी जाती, और जितनी नीचे जो चीज मिलती है वो उतनी पुरानी मानी जाती है। तो आपको ये समझ में आया होगा। तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है। तो अब देखिए कि यहाँ पे आपको समझना है कि देखिए अलग अलग तरह के मतलब जो अंग्रेज अधिकारी रहे हैं और जो पुरातात्विक जो भी मतलब रहे हैं, जिन्होंने खुदाई करवाई है, उत्खनन करवाया है, उन्होंने अपने अपने समय पे इन चीज़ों को देखा है और अपने अपने अकॉर्डिंग बताया। जैसे कि जॉन मार्शल जब थे, इन्होंने क्या कहा था इसके बारे में समझिए। जॉन मार्शल को भी कनिंघम की तरह आकर्षक खोज में दिलचस्पी थी, यानी ये भी नई नई चीज़ों को खोजने के लिए काम करते थे, बहुत ही इनको इंटरेस्ट था। ये रोजमर्रा की जिंदगी में के बारे में जानने में बहुत उत्सुक थे, यानी बहुत ज्यादा इनके अंदर मतलब उत्सुकता इस चीज को लेकर थी कि ये जानना चाहते थे कि हड़प्पाई जो लोग हैं उनकी जो डेली लाइफ थी वो कैसी थी, मतलब वो अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी होती है वो कैसे जीते थे, उनका मतलब लाइफस्टाइल कैसा रहा होगा, उनके जीवन का मतलब जो भी जीवन शैली है वो कैसी रही होगी, वो कौन सी वस्तुओं का इस्तेमाल करते होंगे, इन चीज़ों को जानने के बहुत उत्सुक थे। तो जॉन मार्शल जो थे वो पूरा स्थल के स्तर विन्यास को पूरी तरह अनदेखा करते थे। स्तर विन्यास का मतलब क्या होता है? स्तर विन्यास का मतलब यही होता है कि चरण, ठीक है, परत, हिंदी में आपको बोलूं तो परत आप समझोगे। जैसे ये एक परत है जमीन की, इसके और नीचे जाओगे दूसरी परत, फिर और नीचे जाओगे तीसरी परत, फिर चौथी परत, पांचवी, छठी, सातवीं, ऐसे कर, मतलब ये इस चीज को नहीं समझते थे, इस परतों को, यानी कि ये स्तर विन्यास को पूरी तरीके से अनदेखा करते थे और ये मानते थे कि पूरे टीले में समान परिणाम वाली 36 इकाइयों के साथ साथ उत्खनन किया जाए। अब ये लैंग्वेज आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगी, तो मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाता हूँ, आप समझिए। जॉन मार्शल जो थे वो कहते थे, मान लो कि कोई स्थान है, यहाँ पे खुदाई करनी है, तो वो कहते थे कि ये स्थान, जैसे मान लो ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है, तो कहते थे ए से लेकर बी तक इस पूरे स्थान की खुदाई करो और 36 मतलब एक तरह से इसको हॉरिजॉन्टल में खुदाई करो, इस तरीके से, यानी इस तरीके से इसको खोदते चलो पूरा जमीन तक, नीचे जो भी मिले उन चीजों को निकालते हुए चलो, ठीक है, उसका उत्खनन करते हुए चलो। ये आपको समझ में आया इस तरीके से। जबकि ये नहीं समझते थे कि यहाँ पे जो मतलब चीजें मिलेगी, जो मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे ऊंचाई में जो चीजें मिलेगी वो नई होगी, और जो इसके नीचे जो चीजें मिलेगी, जितनी नीचे जाओगे वो पुरानी होती जाएगी। जबकि ये क्या करते थे, यहाँ पे जो चीज मिलेगी उसको भी उसी कैटेगरी में रख देंगे, 10 फुट नीचे जो मिलेगी उसको भी उसी कैटेगरी में रख देंगे, 20 फुट नीचे जो मिलेगी उसको भी उसी कैटेगरी में रख देंगे, 50 फुट नीचे जो मिलेगी उसको भी उसी कैटेगरी में रख देंगे। यानी ये जो उसका स्तर विन्यास था, यानी ये जो चरण वाला सिस्टम था, इसको ज्यादा महत्व नहीं देते थे जॉन, ठीक है, ये जॉन मार्शल थे जो। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें भाई दिक्कत हो जाती है, इसमें ना गलत आंकड़े मिलते हैं। गलत आंकड़े कैसे मिलते हैं? अब मान लो यहाँ पे खुदाई करी है, अब आप फिर से एक एग्जाम्पल से समझिए, ये ए है, मान लो यहाँ पे ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ठीक है, ये एफ है। जितना नीचे जाओगे उतनी चीज प्राचीन होगी। अब यहाँ पे मान लो आपने खुदाई करी, 10 फुट खुदाई करी और आपको कुछ मुहर मिल गई कोई, आपने उसको बोल दिया कि भाई ये इतनी पुरानी है, और आपने इसके बाद 100 फुट नीचे चले गए, एफ तक चले गए और फिर से खुदाई करी, मुहर मिल गई, आपने इस मुहर को और इस मुहर को दोनों को एक ही काल में रख दिया। तो ऐसे नहीं हो सकता ना, मतलब जितना नीचे जाओगे आप उतनी प्राचीनतम पे पहुंचते जाएंगे। तो हमें इस स्टेप का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। आई होप आपको ये बात मेरी समझ में आई होगी, ठीक है। तो इसका, लेकिन इस चीज का निजात कर दिया था, निदान कर दिया था इन्होंने, इनका नाम था R.E.M. व्हीलर, ठीक है, R.E.M. व्हीलर। व्हीलर ने क्या करा, 1944 में, ये जो व्हीलर थे 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने थे। कब बने थे ये? 1944 में। इन्होंने उत्खनन की समस्या का निदान किया। ये जो समस्या जो जॉन मार्शल के टाइम पे थी उसका इन्होंने सॉल्यूशन निकाल दिया, और इन्होंने क्या कहा कि एक समान 36 इकाइयों के आधार पर खुदाई नहीं करनी, मतलब एक समान इस तरीके से खुदाई नहीं करनी, बल्कि टीले के स्तर विन्यास पे करना है, क्या अनुसरण करके उसको मतलब अधिक महत्व दिया। यानी कि इन्होंने बोल दिया कि ऐसा नहीं है जैसे जॉन मार्शल ने क्या कहा कि इस स्थान से खोदना शुरू कर दो ए से बी तक और लगातार मतलब उसको 36 यानी हॉरिजॉन्टल के रूप में उसको खोदते हुए चलो। इन्होंने ये कहा कि बल्कि क्या करो तुम, स्तर विन्यास पे ध्यान दो।
यानी कि उसके चरण पे ध्यान दो कि कितने फुट में कौन सी चीज़ मिली है। फिर और नीचे खुदाई कर रहे हो तो उसको, उसके महत्व को अलग देखो। यानी कि इन्होंने बिल्कुल तरीके से काम करा, ठीक है, ये इन्होंने नया तरीका निकाला। तो ये जो टेक्निक थी वो धीरे धीरे बदलती जा रही थी। अगला टॉपिक है आपका धार्मिक मान्यता, ठीक है। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता में जो इस समय के जो लोग थे, क्या ये किसी धर्म वगैरह को मानते थे या पूजा पाठ करते थे या नहीं करते थे। तो ये आपके सामने क्वेश्चन आएगा। तो देखिए, ये एक मूर्ति मिली है और इस मूर्ति को ध्यान से देखिए, ये गहने वगैरह से लदी हुई मूर्ति है, ठीक है, और आभूषण से लदी हुई नारी की मूर्ति, यानी किसी महिला की मूर्ति। इस मूर्ति को मातृ देवी की संज्ञा दी गई है, यानी कि कहा जाता है कि ये मातृ देवी की पूजा करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। और विशाल स्नानागार जो था, जैसे कि कालीबंगन और लोथल से कुछ मतलब मिले हैं, वहां पे कुछ वेदियां और कुछ संरचनाएं इस प्रकार की मिली है। तो उसको देख के कुछ ऐसा अंदाजा लगाया गया कि वहां पे अनुष्ठानिक महत्व था, यानी वहां पे पूजा पाठ होती थी, ठीक है। कंफर्म तो नहीं पता लगा, लेकिन ऐसा लगाया, अंदाजा लगाया गया है कि वहां पे पूजा पाठ होती थी, यानी कि ये लोग जरूर किसी न किसी पूजा पाठ से संबंधित थे। कुछ मुहरों में अनुष्ठान के दृश्य बने हुए हैं, ठीक है, कुछ मुहर में अनुष्ठान करना, यज्ञ वगैरह टाइप का कुछ जो है उसका, उसके चित्र मिले हैं। तो उससे भी अंदाजा लगाया गया कि ये जो लोग थे पूजा पाठ करते थे। कुछ मोहरों पर पेड़ पौधों के भी उत्कीर्ण थे, यानी कि ऐसा अंदाजा लगाया गया कि ये शायद पेड़ पौधों की यानी प्रकृति की भी पूजा करते थे, पेड़ पौधे मिले हैं तो। और कुछ मोहर पर एक मोहर ऐसी है जिसमें एक व्यक्ति योगी की मुद्रा में बैठा हुआ है, ठीक है, योगी की मुद्रा में बैठा दिखाया गया है। और कभी कभी इन्हें जानवरों से घिरा हुआ दर्शाया गया है। तो अंदाजा लगाया गया है कि ये जो थे ये भगवान शिव थे, यानी कि हिंदू धर्म के प्रमुख देवता रहे होंगे भगवान शिव। मैं आपको वो मुहर दिखाऊंगा, आप उसे देखकर शायद पहचानेंगे। एक बार आप ध्यान से देखिए, आप यहाँ पे देखिए, ये आपको ऐसा अंदाजा लगाया गया है कि ये भगवान शिव हैं, ठीक है। आप देखो, योगी की मुद्रा में बैठे हुए हैं, बिल्कुल रिलैक्स, और इसको देख के अंदाजा लगाया गया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जानवर हैं, यहाँ पे जानवर हैं, इधर भी आपको जानवर और कुछ दिख रहे हैं। तो ऐसा अंदाजा लगाया गया है कि ये भगवान शिव हैं और इनसे जो संबंधित हैं, मतलब ये जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो इनसे संबंधित थे, भगवान शिव की पूजा करते थे। कुछ लोग कहते हैं मातृ देवी की पूजा करते थे, कुछ कहते हैं कि प्रकृति की पूजा करते थे, ठीक है, इन सभी चीज़ों की पूजा करते थे। और कुछ जानवरों के भी दृश्य मिले हैं, तो ऐसा माना जाता है शायद जानवरों की भी पूजा करते थे। तो अंदाजा लगाया गया है कि मतलब ये धर्म को मानते थे। देखिए, एक और पॉइंट मुझे याद आ रहा है, आपके एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा। कहा जाता है कि जो स्वास्तिक का चिन्ह होता है, ठीक है, ये भी हड़प्पा सभ्यता से मिला है। और कुछ में मतलब जो इतिहासकार हैं वो पूरे मतलब श्योर नहीं है इसको। कुछ कहते हैं हड़प्पा सभ्यता से इसके प्रमाण मिले हैं, कुछ कहते हैं बाद में जो वैदिक सभ्यता है उससे भी इसके प्रमाण मिले हैं। तो कंफर्म नहीं है, पर ऐसा कहा जाता है। तो इससे आपको ये पता लग जाएगा कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म जो था इस समय में ये इस धर्म को मानने वाले लोग थे। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे धार्मिक हमने पढ़ लिया है और बेसिक जितने भी टॉपिक थे हमारे यहाँ से वो सारे हो चुके हैं। और देखिए, पत्थर के शंकु आकार वस्तुओं को शिवलिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पत्थर के कुछ शंकु के आकार के पत्थर मिले हैं जिसको शिवलिंग के रूप में दर्शाया गया है। तो ये हो जाएगा हमारा आज का टॉपिक यहाँ पे खत्म, ठीक है। तो पहला चैप्टर जो है हमारा खत्म हो चुका है और आपको 4 पार्ट में मैंने ये चैप्टर कराया हुआ है। काफ़ी बड़ा चैप्टर था और थ्योरी मैंने आपको पूरी कंप्लीट करा दी है, ठीक है। जितना मैंने आपको कराया है, आपके जितने भी पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं वो इन 4 वीडियो से बाहर से कभी नहीं आएंगे। और पिछले 12 साल के अगर आप पेपर उठा के देखोगे क्वेश्चन पेपर, तो एक भी क्वेश्चन नहीं ऐसा होगा जो इन 4 वीडियो के बाहर से आया हो, ठीक है। सारे लॉन्ग क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे और बहुत बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। आप क्या करेंगे, प्लेलिस्ट में जाइए, पुरानी प्लेलिस्ट में मैंने पिछले 8-10 साल के हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रखे हैं। आपके पास टाइम हो तो आप उसे एक बार देखिए, आपको सारे क्वेश्चन बिल्कुल बीच में से मिलेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए वीडियो खत्म करने से पहले 2-4 क्वेश्चन बता देता हूँ जो पेपर में पूछे जाते हैं। एक तो जल निकास प्रणाली पे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। हड़प्पा के पतन पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और हड़प्पा की लिपि पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और हड़प्पा की कृषि के बारे में पूछा गया है, कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में 1-2 बार ही आया हुआ है क्वेश्चन। और व्यापार के बारे में पूछा गया है, हड़प्पा के मोहनजोदड़ो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है।
और हड़प्पा की खोज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। कई तरह के क्वेश्चन हैं जो सारे के सारे इन वीडियो में कवर हैं, जो आपको पहले ही बताए हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन कैसे करने हैं आपको, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा सारी चीज़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।